प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट 2026 के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक क्षेत्र से जुड़े हुए प्रमुख स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब भारत एआई आधारित टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। तो वहीं बैठक में इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि किस तरह भारतीय स्टार्टअप्स एआई, मशीन लर्निंग और उभरती हुई डीप टेक तकनीकों के जरिए देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ने इनोवेशन, रिसर्च और लोकल सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं और उद्यमियों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। तो वहीं इस संवाद से भारत को वैश्विक एआई हब बनाने की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार का फोकस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाने, डिजिटल सॉल्यूशंस विकसित करने और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने पर है और एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स की भागीदारी से रोजगार, इनोवेशन और आर्थिक विकास को नई गति मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली भाजपा सरकार को आज 1 साल पूरा हो गया है। इसी मौके पर रेखा गुप्ता ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलकर अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार वादों की नहीं बल्कि काम की सरकार है और बीते वर्ष में ठोस नीतिगत फैसलों पर जोर दिया गया है। साथ ही रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने अपने पहले ही कैबिनेट निर्णय में स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। आयुष्मान योजना के विस्तार के तहत जरूरतमंद परिवारों को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर उपलब्ध करवाया गया है। तो वहीं रिपोर्ट कार्ड में अटल कैंटीन योजना को भी प्रमुख उपलब्धि बताया। साथ ही कहा कि इस योजना का उद्देश्य राजधानी में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और दिल्ली में अब तक 70 अटल कैंटीन शुरू की जा चुकी हैं। एक साल पूरा होने पे मैं ये दिल्ली वासियों को विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि दिल्ली में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमने हर सेक्टर में काम किया। पहले ही दिन पिछली 20 फरवरी को हमने अपनी पहली कैबिनेट में जिस निर्णय को हमने लिया वो था आयुष्मान योजना, 10 लाख का हेल्थ कवर। और इस 1 साल में उस हेल्थ कवर के लिए हमारे पास 7 लाख लोग रजिस्टर हुए और आज 30,000 से ज्यादा लोगों ने इस योजना के माध्यम से, आयुष्मान और वय वंदन योजना के माध्यम से हेल्थ का लाभ लिया। इस बात की मुझे खुशी है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ कोई भूखा ना सोए। अटल कैंटीन उसी विजन के साथ शुरू की गई। मुझे खुशी है कि आज दिल्ली में 70 अटल कैंटीन काम कर रही हैं, जिसमें मात्र 5 रुपए में गरीब को, श्रमिक को, मजदूर को बहुत ही सम्मानजनक तरीके के साथ में भरपेट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बयान दर्ज करवाने सुल्तान पहुंचे, जहां भारी सुरक्षा के बीच सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में वो पेश हुए। इसी दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में सीआरपीसी 313 के तहत बयान दर्ज कराए, जहां करीब आधे घंटे तक वो कोर्ट में रुके। तो वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। बयान दर्ज कराने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मुझ पर लगे सभी आरोप राजनीतिक है। आपको बता दें कि मानहानि से जुड़ा ये मामला अक्टूबर 2018 का है। उस दौरान सुल्तानपुर जिले के हनुमानगंज इलाके के बीजेपी के स्थानीय नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया था। विजय मिश्रा ने आरोप लगाया कि अगस्त 2018 में कर्नाटक में एक प्रचार के दौरान राहुल ने अमित शाह के बारे में गलत बातें कही थी।
वहीं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन की मेज पर आज तारांकित और अतारांकित श्रेणी में कुल 45 प्रश्न लगाए गए। वहीं प्रदेश में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के काम पूरे होने में देरी से जुड़े सवाल पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जवाब दिया। इस दौरान मंत्री के जवाब से नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। यूडीएच मंत्री ने पिछली सरकार के समय हुए टेंडर की खामियां गिनाई। इस पर विपक्षी विधायकों ने आपत्ति की तो स्पीकर ने अगला सवाल पुकार लिया। इसके बाद नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि खुद के अनुकूल जवाब नहीं आने पर कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया, ये निंदनीय है। और इधर हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचकर मेला व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। मेला नियंत्रण भवन में आयोजित होने वाली इस हाई लेवल बैठक की तैयारियां जोरों पर हैं और कॉन्फ्रेंस हॉल को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री अधिकारियों और मेले से जुड़े अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कुंभ से जुड़े निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। मेला प्रशासन के अनुसार कुंभ क्षेत्र में 25 से अधिक स्थायी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जबकि अस्थायी व्यवस्थाओं के लिए भी विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। सैटरडे को तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बैठक भी ली जा रही है कुंभ की, और कुंभ की तैयारियों को देखा जाए तो हमने 2 तरह के काम होते हैं हमारे यहाँ पे, परमानेंट और टेम्पररी वर्क्स। तो परमानेंट वर्क्स का जो स्टेटस है अभी करीबन 25 से 30 काम हमारे ऑनगोइंग है, कार्य गतिमान है। उसके अलावा कुछ प्रस्ताव हमारे अभी शासन में गतिमान है और शीघ्र ही उनकी भी अनुमति आ जाएगी और कार्य शुरू हो जाएंगे। अस्थायी कार्यों में भी हम लोगों ने जो हमारे 32 सेक्टर हैं उनका सेक्टर प्लान मैक्रो और माइक्रो बनाना शुरू कर दिया है। लेवलिंग के काम और जो हमारे अस्थायी प्रवृत्ति के विद्युत की और पानी के काम होते हैं उनकी भी हमने पूरी डिटेलिंग कर ली है और उनके भी अप्रूवल्स कुछ आ गए हैं और कुछ इन प्रोसेस है। श्रीगंगानगर में किसानों ने 2 हाईवे जाम कर दिए। श्री करणपुर मार्ग पर बने हुए टोल प्लाजा के पास में जाम लगा दिया। सीसी हेड पर पदमपुर स्टेट हाईवे को भी जाम कर दिया। किसानों ने गंग नहर में पूरा सिंचाई पानी देने की मांग ये किसान कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने ये जाम लगा दिया है। तो आप देखिए, श्री गंगानगर में किसानों ने 2 हाईवे को जाम कर दिया। श्री करणपुर मार्ग पर बने हुए टोल प्लाजा के पास जाम लगा दिया और सीसी हेड पर पदमपुर स्टेट हाईवे को भी जाम कर दिया है। और प्रमुख मांग जो है किसानों की वो ये है कि गंग नहर में पूरा सिंचाई पानी देने की जो मांग है उनके द्वारा की जा रही है। गंग नहर के अंदर सिंचाई के पानी की मांग उनके द्वारा की जा रही है। वहीं पर दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने ये जाम लगाया है। और आपने देखा था बीते हफ्तों भी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसानों के साथ बैठक हुई थी, जिसके बाद ये फैसला उनके द्वारा लिया गया और आज ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। श्री करणपुर मार्ग पर बने हुए टोल प्लाजा के पास में जाम लगाया है और सीसी हेड पर पदमपुर स्टेट हाईवे को भी किसानों ने जाम कर दिया। वहीं जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में प्रीमियर क्रेडाई एक्सपो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसी दौरान मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में क्रेडाई के संस्थापक रविंद्र प्रताप सिंह और सेक्रेटरी आशीष अग्रवाल ने अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इसी दौरान एक्सपो में भाग लेने वाले सभी समूहों और प्रतिभागियों का आभार भी व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न बड़े ग्रुप जैसे मंगलम, संजीवनी, बिड़ला ग्रुप भी शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने एक्सपो के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन रियल एस्टेट को और भी ज्यादा निर्माण के क्षेत्र को भी नई दिशा देते हैं। इसके अलावा सभी प्रतिभागियों को बधाई भी उन्होंने दी और भविष्य में इस क्षेत्र के और भी बेहतर विकास की उम्मीद जताई। रोजगार के कुछ बेहतर अवसर उत्पन्न हुए और धीरे धीरे लोगों की आर्थिक स्थिति समृद्धि की ओर बढ़ने लगी।
और उसके साथ साथ कृषि में जितना श्रम, जितनी मेहनत लगती है, उसके मुकाबले आमदनी नहीं मिल पाती। यहाँ वो अपनी चॉइस के हिसाब से उसका सिलेक्शन कर सकता है। निश्चित रूप से ये बहुत ही आवश्यक है और मैं क्रेडाई के सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस प्रकार निरंतर हर साल वो इस प्रकार का आयोजन करते हैं, लगातार इस प्रकार का आयोजन वो करते रहे। अभी एक हमारा नया प्रोजेक्ट आया है जो कम टाइम में अच्छा रिटर्न देने वाला है जी। ये प्रोजेक्ट हमारा ऑन हाईवे अजमेर रोड पर है, जो महला पुलिया से उतरते ही मेन अजमेर रोड पर एंट्री गेट बनेगा इसका, और ये हमारा 31,000 रुपये पर गज की रेट में है, और इसके अंदर 1 मंथ बाद में हम 34,999 रुपये। धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र के गिरौनिया जंगलों में टाइगर देखा गया है। प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व क्षेत्र धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में धूप सेकते हुए टाइगर का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार गिरौनिया के जंगलों से गुजर रहे ट्रैक्टर सवार ग्रामीणों ने जंगल किनारे खुले स्थान पर टाइगर को बैठे हुए देखा। ग्रामीणों ने सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उसका वीडियो बनाया और आसपास के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी। दरअसल सरमथुरा और आसपास के जंगलों में इन दिनों लगभग 5 से 6 टाइगरों का मूवमेंट बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते हुए मौसम में धूप निकलने पर वन्य जीवों का खुले क्षेत्रों में दिखना सामान्य व्यवहार है, लेकिन ग्रामीणों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे। इस दौरान गहलोत ने मौजूदा राज्य सरकार और केंद्र की बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनहित की योजनाएं ठप पड़ी हैं और सरकार विकास के बजाय राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही है। साथ ही सरकार पर पंचायत चुनाव समय पर नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बिना वजह चुनाव प्रक्रिया को लंबा खींच रही है और अब कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद है कि जल्द चुनाव हो सकेंगे। तो वहीं बजट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जोधपुर और पूरे मारवाड़ क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कई बार कह चुका है कि टाइम पे चुनाव हो। संविधान में संशोधन के बाद में टाइम पे चुनाव होना आवश्यक होता है। ये बिना मतलब उसको लंबा खींच रहे थे। अब कोर्ट के आदेश से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कराना पड़ेगा। उदयपुर फाइल्स की जो चल रही है, मेन बात देखिए ये है कि बजट जो आया था ना, तो उपेक्षा हुई है जोधपुर की भी और पूरे संभाग मारवाड़ की भी। मारवाड़ के स्थिति अलग है। जैसलमेर, बाड़मेर, फरोदी, जालौन, सिरोही जो भी स्थिति है पाली, वहाँ स्थिति आकाश के। धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने शुक्रवार को शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान घंटाघर क्षेत्र में कचरे के ढेर में मेडिकल बायो वेस्ट मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। बता दें कि कलेक्टर सामान्य नागरिक की तरह शहर भ्रमण पर निकले थे, जहां घंटाघर के पास उन्होंने देखा कि सफाई कर्मचारी सामान्य कचरे के साथ मेडिकल बायो वेस्ट भी उठा रहे थे। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि मेडिकल बायो वेस्ट का सामान्य कचरे में मिलना एक गंभीर चूक है। साथ ही उन्होंने घंटाघर रोड स्थित निजी अस्पतालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण में नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। इस दौरान अधिकारियों को बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए। यहाँ पे कुछ नगर परिषद के कर्मचारी कूड़ा भर रहे थे और जिसमें मुझे मेडिकल वेस्ट दिखा है, और मैं यहाँ पे आसपास जितने भी हॉस्पिटल से प्राइवेट उनको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, आप अपने बायोमेडिकल वेस्ट को कृपया जो वेस्ट डिस्पोजल के जो बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल रूल्स है उसी के तहत करें। हमारे सैनिटेशन वर्कर बहुत ही कठिन स्थिति से वो काम करते हैं और उनको आपके बायोमेडिकल वेस्ट से कोई इंजरी होगा तो आपको
कैथल के पुंडरी पाई रोड स्थित एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में बीती रात भीषण आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। देर रात बंद शोरूम से उठता हुआ धुआं देखकर स्थानीय लोगों ने सूचना दी, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। आग में सैकड़ों एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी और अन्य महंगे होम अप्लायंसेज जल करके राख हो गए। दमकल विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास की इमारतों को बचाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि फोरेंसिक जांच के बाद ही कारण स्पष्ट होगा। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां उपचार के दौरान पति की मौत हो गई जबकि पत्नी का इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक मनिया कस्बे में क्रॉस करते समय ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई, जहां टक्कर के बाद बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रक के नीचे जा घुसी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। फिरोजपुर पुलिस को ड्रग्स तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के अभियान के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 6 किलो 38 ग्राम हेरोइन बरामद की। एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस टीम ने फिरोजपुर मल्लावाला रोड पर शक के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की मांग को लेकर ब्यावर में राजस्थानी भाषा मान्यता समिति ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और राजस्थानी भाषा को मान्यता देकर के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि राजस्थानी भाषा शब्दकोश, व्याकरण, साहित्य के हिसाब से एक समृद्ध भाषा है। साथ ही बताया कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए राजस्थान विधानसभा में 25 अगस्त 2003 को सर्वसम्मति से संकल्प प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया था, जो कि अभी तक लंबित है। तो वहीं अभी तक राजस्थानी भाषा को अब तक मान्यता नहीं देकर प्रदेश के 12 करोड़ लोगों की जनभावना का ये अपमान है। विश्व मातृभाषा की पूर्व संध्या है और हम लंबे समय से राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। पूरे राजस्थान में इस भाषा को मान्यता दिलाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, रैलियां हो रही है, सभाएं हो रही। राजस्थानी भाषा को क्यों मान्यता दी जाए, इसका सीधा जवाब है कि राजस्थानी भाषा बोलने वाले 12